नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11 फिज़िक्स टॉपिक हमारा जो चल रहा था, हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, जिसमें जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी मोशन की इक्वेशंस की, और वन डायमेंशनल मोशन में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने देखे थे, लाइक जैसे जो मोशन की इक्वेशन है वहाँ पर s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्टेंस नहीं होता है, उससे रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हमने की थी। उसी टॉपिक को आज थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं, आज हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल की। वन डायमेंशनल मोशन है तो वन डायमेंशनल मोशन का ही टॉपिक हमारा चल रहा है, वही है ये भी। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल। अच्छा, जनरली फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर। अब जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है? क्या वो रेट कांस्टेंट है? हाँ। किसके बराबर है? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। मतलब ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पर बस इसी टॉपिक की हम आज बात करने वाले हैं। सो माय नेम इज़ नीरज गुप्ता और ये है आपका चैनल फिजिक्स फायर। स्टार्ट करते हैं कहानी। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करेंगे तो कहानी ये होगी कि उस ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कुछ ये, जैसे अप्रॉक्स हम 10 लिख दिया था। हमने कहा ठीक है, चलो ये बात हमें पता है ऑलरेडी, है ना। अच्छा, यूनिट चेंज हो सकती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा यूनिट के ऊपर कि यूनिट यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, कहानी यहाँ पर ये बनेगी कि फ्री फॉल के अंदर क्या क्या कंडीशन आ सकती है कि मान के चलो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक हाइट पर फेंका जाता है। मैंने मान लिया इसकी मैक्सिमम हाइट h है, जहाँ तक वो जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी के साथ फेंका। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जिस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, किस वेलोसिटी के साथ? उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। मैंने इसको अपवर्ड फेंका। अब क्या होगा इसके साथ? ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, अपनी एक मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा। मैक्सिमम हाइट जहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अगेन वहाँ से वापस आना ये स्टार्ट करेगा और यहाँ पर कहीं आज सरफेस पर आ जाएगा। ये कहानी इसकी रहेगी। हमने कहा ठीक है, चलो मैक्सिमम हाइट हमने इसकी जहाँ पर ये पहुँच रहा है स्मॉल h ले रखी है, कैपिटल H ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो हमारे पास इक्वेशंस रहेंगी मोशन की। अच्छा, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जब मोशन की इक्वेशन हम लेते हैं, यहाँ पर चूँकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल है ना, वो आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपकी सुविधा के हिसाब से ले सकते हो। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन में नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लेते हैं उस हिसाब से मैंने लिया था, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया था, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया था, है ना। वही चलाते हैं आप, इसको डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर पर ध्यान रखना है फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो साइन कन्वेंशन आपने लिया। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक टर्म के लिए डाउनवर्ड नेगेटिव ले लिया, दूसरी टर्म के लिए अपवर्ड नेगेटिव ले लिया, फिर गलत हो जाए। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वहाँ उस न्यूमेरिकल में आएंगे, उन सभी के लिए फिर एक साइन कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए, है ना। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास मोशन की जो इक्वेशंस होंगी उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होंगी? देखो, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड, तो क्या होगा वो? माइनस का g। वेलोसिटी कहाँ जा रही है? अपवर्ड, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? प्लस का u। अगर मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो आप क्या लिखेंगे? v = u - gt, यही लिखेंगे। गलत तो नहीं हूँ मैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अपवर्ड पॉजिटिव ले रखा है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। g माइनस में ले रखा है, जनरली v = u + at होता है, बट g माइनस की डायरेक्शन में ले रखा है तो उसको मैंने माइनस वाली वैल्यू में पुट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कहानी हमारे पास सेकंड इक्वेशन की आ जाती है। सेकंड इक्वेशन क्या है कि h या हाइट, है ना, इसको एक काम करते हैं, कैपिटल H लिख लेते हैं मैक्सिमम हाइट को। फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, h = ut। अब u पॉजिटिव में है, ठीक है, ½ gt², g माइनस में है, तो इसका ऐसा लिख सकता हूँ
सेकंड इक्वेशन, देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मे बी कि आप लोगों को पता है, बट थोड़ा साइन कन्वेंशन में कन्फ्यूज़न रहता है, तो हम इसीलिए इसको एक बार देख लें। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या होगी बच्चों? तो थर्ड इक्वेशन होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अरे सर यहाँ तो आपने माइनस लगाया नहीं, माइनस देखा नहीं, जी माइनस में, बिल्कुल माइनस में, जी बिल्कुल माइनस में है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, तो माइनस साइन ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एच का भी सिंबल आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, तो नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव सिंबल लगाया, जी को नेगेटिव लगाया, तो फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। थोड़ा ध्यान रखें, है ना। यहाँ पर आपको दो चीज़ें नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? या तो पता चले आप जी को माइनस में रख लो, एच को भी माइनस में रख दो। नहीं भैया, हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात होती है कि मैं यहाँ पर होता फिर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता, कंडीशन में बताऊंगा अभी वो वाली भी, ऊपर फेंकता तो ये एच नेगेटिव हो जाता, ये नीचे जाता, मैं वहाँ से और ऊपर जा रहा होता, हमारे उस कंडीशन पे भी आ रहे। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन आएगी। अच्छा, nth सेकंड के लिए जो हम देखते थे कि मैंने एक पत्थर को फेंका, तो nth नंबर के सेकंड पर कितनी हाइट मूव करेगा या कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, है ना। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव भी किया था। सिंपली क्या होता था, u प्लस a/2 2n माइनस 1। अच्छा, u तो पॉजिटिव है, लेकिन जो g है मतलब a है वो नेगेटिव है। ये कहानी बनेगी, गलत नहीं हूँ मैं? ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। तो हमने देखा कि जब ये कंडीशन अराइज होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, तो ये सारी इक्वेशंस बनती हैं। अच्छा, इसी केस को मैं ऐसे भी तो ले सकता था। अब मान लो कि किसी एक ऑब्जेक्ट को, पहले इसको थोड़ा सा हम एक और बार काम, इस केस को हम देख रहे हैं, 2 मिनट बाद देखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि मोशन की इक्वेशन ये बन रही है। अब मैक्सिमम हाइट पर केस क्या बनेगा? फॉर मैक्सिमम हाइट, ये याद रखना है डायरेक्ट फॉर्मूले आपको। जब मैं मैक्सिमम हाइट की बात करता हूँ तो मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर उस ऑब्जेक्ट की क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। हमने कहा ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 रख दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? gt, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया u/g। अच्छा भैया, ये कौन सा टाइम है? ऊपर जाने वाला टाइम। कौन सा टाइम है? ये ऊपर जाने वाला टाइम है। इस टाइम को टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं, ऊपर जाने वाला टाइम। ठीक है, तो ऊपर जाने में मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा? तो u/g टाइम लगेगा। u अगर आपके पास गिवन है, g की वैल्यू आपको पता है, आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। चलो, पहली इक्वेशन से तो ये कहानी आ गई। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ तो आ नहीं रही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी कहानी? यहाँ से हमें कहानी मिल जाएगी कि ये 0 हो गया, ये u स्क्वायर माइनस 2g और h कैपिटल H हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा चलो स्टार्टिंग से लिखता हूँ, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल H, या कैपिटल H इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। कैपिटल H क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ एसेंट कितना है? u/g। मैक्सिमम हाइट कितनी है? u स्क्वायर बाय 2g। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। हमें डायरेक्टली अगर फॉर्मूले याद होंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी, है ना। अच्छा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी है इसमें, फाइनल से तो कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आए। अच्छा बच्चों, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अंडर ग्रेविटी हम ऊपर फेंकते हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, मतलब नीचे गिरने का टाइम वही रहता है जो ऊपर जाने का है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इज इक्वल्स टू डिसेंट इज इक्वल्स टू u/g। सो मतलब अगर मैं यहाँ पर आपसे निकालूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब एक पत्थर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो कितना टाइम लगा, तो वो टाइम होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों बराबर हैं, तो 2u/g। तो जो पूरी फ्लाइट में टाइम यूज़ होगा, लगेगा, कंज्यूम होगा, वो कितना टाइम हो जाएगा? वो टाइम हो जाएगा आपके पास 2u/g। अगर मेरे पास u और g की वैल्यू है तो सारी कहानी बड़े आराम से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बातें? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। देखो यार बच्चों, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, चीज़ें हम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डायरेक्टली दिमाग में आ जाएंगी तो और अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता चल जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा और जब वो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो क्या कहानी बनेगी। तो ये सारी कहानी हो गई। अच्छा,
अब दूसरा केस आ रहा है हमारे पास, मान के चलो कि अब एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ना लेते हुए इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और किसी स्पीड से फेंकता हूँ नीचे। मतलब ऑब्जेक्ट एक हाइट पर रखा हुआ है, उसे u स्पीड से, इनिशियल स्पीड से मैंने नीचे की तरफ फेंक दिया। ठीक है, साइन कन्वेंशन अभी भी मैंने वही लिया हुआ है, तो g माइनस में आएगा। अच्छा, अब तो u भी माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? साइन कन्वेंशन आप चेंज कर सकते हो। देखो आप चेंज कर सकते हो, आप क्या ले सकते हो कि टूवर्ड्स g पॉजिटिव ले लो, g जिस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव ले लो, मतलब अपवर्ड वाले नेगेटिव हो जाएंगे, उसके भी हिसाब से इक्वेशन तो वही बनेगी। अब ये पहले वाली इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब ऊपर से किसी पत्थर को हमने नीचे फेंक दिया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी इनिशियल स्पीड के साथ, तो अब कहानी ये बनेगी कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी इस बार ये हो जाएगी। समझना मेरी बात को, है ना? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब मैं ऐसे फेंकूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हाइट में क्या है? हाइट क्या आएगी कहानी हाइट की? तो जब मैं ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ तो ये माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी। गलत तो नहीं हूँ मैं? अब थोड़ा यहाँ देखना, एक ऑब्जेक्ट को मैं नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी आप बोलोगे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो गया। दो नेगेटिव वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव ही आता है। ऐसे मतलब मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, समझे आप? वेक्टर में यही समझाया गया था, या ऐसे समझ लें माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। चलो, जी नेगेटिव था, बट इस बार एच भी तो नेगेटिव है, हम नीचे तो जा रहे हैं, गड्ढा खोद के नीचे ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, मतलब किसी हाइट पर खड़े हैं तो नीचे जा रहे हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को डाउनवर्ड नेगेटिव दिया हुआ है, तो जी नेगेटिव एच नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस कैंसिल होकर ये हो जाएगा प्लस। तो इस बार फाइनल स्पीड यहाँ से प्लस करके ही निकालना भैया। ठीक है, आंसर कैसे निकलेगा? प्लस निकलेगा। चलो, इसके साथ कोई कैलकुलेशन? हाँ बिल्कुल, इस बार माइनस जी है, यू भी माइनस हो गया है, तो कहानी बनेगी आपके पास ये वाली। तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। पिछले वाले केस में हमने देखा था हम पत्थर को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक रहे थे, इस बार हमने देखा उसी पत्थर को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ नीचे फेंक रहे हैं। अब मान के चलो एक पत्थर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, किसी हाइट पर खड़े होकर छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे, ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप कर रहे हैं मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी की कहानी अगर जीरो हो गई तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो गई तो v इज टू माइनस जी टी, मतलब डायरेक्शन तो फाइनल वेलोसिटी की डाउनवर्ड आएगी ना अभी भी, तो इसलिए माइनस जी टी आपके पास आएगा। तो इसको मैं रब कर दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। केस क्या है? अब केस ये है, किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, किसी हाइट से छोड़ रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मिल गई। क्या मिलेगी? वी टी मिल जाएगी, जी टी मिल जाएगी, सॉरी। कब? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, तो ये कहानी हमने रखी। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हाइट नीचे की तो निकाल रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड जाने पर नेगेटिव, हाइट माइनस में ही आनी चाहिए, आ रही है। चलो, फाइनल यू ज़ीरो हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कैसे निकलेगी? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकलेगी 2gh। अच्छा, h यहाँ पर क्या हो जाएगा? h यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी, जो भी जिस हाइट पर था वो, तो अंडर रूट 2gh। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं तो ध्यान में रखनी पड़ती। और क्या इस कहानी के साथ कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो nth नंबर के केस में क्या हो जाएगा? ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस g/2। तो ये सारी कहानी आपको सिंपली है। देखो, आप नहीं भी करते, ये इक्वेशन रखते दिमाग में तो यू ज़ीरो पुट कर देते, डायरेक्ट आ जाते, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये कुछ कहानी बनेगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो हमने तीन केस देखे। देखो, पहले वाले केस में ऊपर फेंक रहे थे किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, दूसरे वाले केस में नीचे फेंक रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तीसरे वाले केस में ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। चौथा केस देखते हैं क्या केस बन सकता है। ग्रेविटी, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल की हम बात कर रहे हैं। तो तीसरा, चौथा केस अब क्या आ रहा है हमारे पास? चौथा केस, हालांकि मैं चौथा केस से न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात की। देखो, फोर्थ केस ये है कि आप किसी टावर पे या किसी हाइट पर खड़े हो यहाँ से, है ना,
ये हाइट है कैपिटल एच, आपने बोला ठीक है, चलो ये हाइट है कैपिटल एच। अब आपने क्या किया, यहाँ पर खड़े होकर एक पत्थर को ऊपर फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में। आपने बोला ठीक है, ये पत्थर ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 होगी, फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ये सरफेस पर गिर जाएगा। ऐसा कुछ कहानी बनी, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि जब ये ऊपर जाएगा और जब इसकी मैक्सिमम मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो इसने कुछ हाइट मूव किया, मैंने मान लिया कुछ देर के लिए वो हाइट स्मॉल एच है, स्मॉल एच है ना, ये सारी कहानी होगी। अच्छा, हम बात करते हैं पहले इक्वेशन की, फिर कंडीशंस की। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लगाता तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, अभी भी हम वही कहानी ले रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपने कहा ठीक है। एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। तो ये आपके पास -gt, तो इस इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं दिखा, जैसा आपने पहले देखा था वही केस आया जब ग्राउंड से कहीं फेंक रहे थे ऊपर। अच्छा, अब अगर मुझे ये वाली हाइट निकालनी है और वो बोल रहे हैं कि पत्थर में यहाँ खड़ा होकर ऊपर फेंक रहा हूँ, हाइट निकालनी है मुझे, जो उस टावर पर मैं खड़ा हूँ उस टावर की हाइट निकालनी है, या मुझे उस टावर की हाइट दी है, मुझे बताना है कितने टाइम में पत्थर नीचे फेंकेगा, गिरेगा। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एच वो हाइट इज इक्वल्स टू ut, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, -12gt²। अब कुछ बच्चे यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सर आपको टाइम निकालना था यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये वाली हाइट भी तो काउंट करो। नहीं भैया, यही तो बात है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। आप यहाँ खड़े होकर पत्थर फेंक रहे हो, यहाँ से पत्थर यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गिर गया, अब आपको बताना है टोटल टाइम कितना है। तो उस टोटल टाइम को अचीव करने में डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट तो ये था, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ क्या लेंगे, एच लेंगे, ले लिया। यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ, अभी इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, है ना, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में भी नहीं होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। अच्छा सर, प्लस क्यों लिखा हूँ, देखो भैया, आप ऊपर पत्थर को फेंक रहे हो, नीचे वाली डिस्टेंस हो जाएगी, सॉरी 2g कैपिटल h, है ना, आप ऊपर पत्थर फेंक रहे हो, नीचे वाली डिस्टेंस हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है, मैंने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पर। g कैसा हो जाएगा, g कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनल वेलोसिटी आप यहीं से निकाल सकते हो, जिसमें आप हाइट ये वाली यूज़ करो, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करो, इनिशियल वेलोसिटी जो भी दी हो वो रख दो, फाइनल वेलोसिटी आपको वही मिलेगी नीचे जाने पर, फाइनली स्ट्राइक करते टाइम पर फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो ये तो कुछ बेसिक कंडीशन जो हमें पहले से पता है, बट उन्होंने आपसे पूछ लिया कि भैया बताइए मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। वो बॉडी जिसको फेंका गया उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की, तो देखो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ या ग्राउंड, ऐसा कुछ बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट तो यहीं से पूछेंगे। तो अब पत्थर यहाँ से उठाया जो खुद एक हाइट पर था, वहाँ से आपने फेंका, मैक्सिमम हाइट ये है, तो आप ये मत बता के आ जाना भैया, ये बताना है। तो h प्लस h प्लस स्मॉल h, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, h प्लस स्मॉल h। अब दिमाग में आपके ये चल रहा होगा सर स्मॉल h नहीं दिया तो क्या करें, कैपिटल H तो दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, चलिए, क्या स्मॉल h की जगह, क्या स्मॉल h की जगह, थोड़ा सोचना है ना, क्या स्मॉल h की जगह मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, समझिएगा, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगा सकता हूँ, स्मॉल g h लगा देना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से मैं मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जब मैंने बॉडी को यहाँ से फेंका और वो ग्राउंड सरफेस पर गिरा, तो उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सोचिए भैया थोड़ा सा, जब एक पत्थर को मैंने यहाँ से फेंका, वो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर पहुँचा और फिर नीचे गिरा, तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ से फेंका मतलब एक बार h, फिर नीचे आया दूसरी बार h, फिर कैपिटल H। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे? h प्लस 2, स्मॉल h की वैल्यू तो ये भी थी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैपिटल H यू स्क्वायर अपॉन g। ये डिस्टेंस ट्रेवल। अब आपसे कोई पूछता है कि सर टाइम बताओ, तो टाइम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टाइम ये यहाँ से निकल रहा है। आप ये डिस्प्लेसमेंट रखिएगा, बट ध्यान रहे ये डिस्प्लेसमेंट आप माइनस में रखेंगे क्योंकि पत्थर को ऊपर फेंका गया है और ये नीचे की कहानी बता रही है। ये माइनस में वैल्यू पुट कीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो भी हो वो प्लस में रख दीजिएगा, टाइम जो भी नहीं, टाइम होगा नहीं, यहाँ टाइम आपको निकालना है, आई एम वेरी सॉरी, है ना। और जी की वैल्यू आपको पता है, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप आपका आंसर दे सकते हो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने करवाया हुआ है, पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे इस टाइप के, है ना। तो यहाँ पर ये केस बन गया हमारा चौथा। क्लियर हुई बात? ये 4th केस बन गया हमारा। इसको एक और केस ले लेते हैं, चलो 5वां केस लेते हैं। और कहानी क्या बन सकती है? सो द नेक्स्ट केस इज, अब मान के चलो, वैसे तो जनरली हम क्या मानते हैं कि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो 0 है। जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब अगर मैं एयर के रेजिस्टेंस को भी इन्वेल्ट कर दूं, मतलब एक बॉडी को वर्टिकली डाउन अपवर्ड मैंने थ्रो किया है और वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंस है, एयर रेजिस्टेंस का प्रेजेंस है, एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस है। तो अब अगर वहाँ एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो क्या कहानी बनेगी? देखो, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से मैंने यहाँ फेंका, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को u स्पीड से मैंने यहाँ फेंका तो ये अपनी मैक्सिमम किसी हाइट पर पहुँचेगा। आपने बोला ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? आपने बोला g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर चूंकि इस बार हम एयर के रेजिस्टेंस को प्रेजेंट मान रहे हैं एटमॉस्फेयर में और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रोकेगा इसको एयर रेजिस्टेंस। उसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया a, वो भी कहाँ होगा? डाउनवर्ड। तो जो a नेट होगा वो कितना होगा? वो होगा g प्लस a। a क्या है यहाँ पर? g पता है आप लोगों को। देखो यार, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट पर जिसको हम फेंक रहे हैं और वो मान लो किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं h हाइट तक ये जा रहा है ना। तो जहाँ यहाँ जाकर रुक जाएगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसके पास 0 हो जाएगी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी इस मैक्सिमम हाइट पर जाकर 0 हो जाएगी, है ना। अच्छा, 0 किन किन एक्सेलरेशन की वजह से हुई है? क्योंकि इस पर 2 अपोजिट मोशन लग रहे हैं, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। एक तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है जो उसको नीचे की तरफ धकेलना चाह रहा है, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो उसका मोशन धीरे 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 करके रिटार्ड होगा, मतलब ये दोनों रिटार्डेशन है इसके लिए, और यहाँ पर जाकर ही 0 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ पर एक कहानी मेरे पास बनती है, एक छोटा सा फॉर्मूला मेरे पास बनता है। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? अगर मैं अपवर्ड मोशन लेता हूँ तो अपवर्ड मोशन के लिए मैं अगर टाइम निकालूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगा विथ प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो वो टाइम क्या होगा? आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे? फर्स्ट करोगे यूज़ v = u + at। v है ना, v है, u है, v आपके पास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपके पास है और टाइम आपके पास है, तो आप वो लगा लोगे, ठीक है। टाइम आपके पास है, नहीं दिया टाइम आपके पास, टाइम आपको निकालना है, v और u है।
डिस्टेंस आपको दिया है, ठीक। तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन यही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक पत्थर को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, वो पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने कहा ठीक है। अब टाइम ऑफ असेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो उस सिचुएशन में क्या कहानी बन रही है कि भैया इनिशियल मैक्सिमम हाइट h है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है h, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये दी हुई है ut, इनिशियल मुझे पता नहीं है, फाइनल मेरे पास 0 हो गई है, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर आपको बताया, क्या हम यहाँ पर ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? ध्यान है कि नहीं? अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है और मुझे मैक्सिमम हाइट की टर्म में कुछ रिलेशन बताना होता है, तो वहाँ पर हम ये इक्वेशन लगाते हैं। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लगाते हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी अगर हमारे पास है तो h इज इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ। अच्छा, अब a भी जो है, a यहाँ पर a नेट है, और a नेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड, मतलब माइनस, तो एक माइनस और आ गया तो ये प्लस हो गया, और a नेट कितना है आपके पास? g प्लस a और t स्क्वायर, ठीक है, g प्लस a और t स्क्वायर। अब 2 यहाँ आ गया, सो 2h अपॉन g प्लस a, स्क्वायर हटेगा, ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया, ऊपर जाने वाला इतने टाइम में। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपने सेकंड इक्वेशन लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि आपके पास हाइट दिया हुआ था। तो जब ऐसा केस हो कि आपको पता है कि फाइनली ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाकर 0 होने वाला है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, तो आप लगा सकते हो ये इक्वेशन। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये लगाया मैंने। अब क्या हुआ, अब ये पत्थर ऊपर पहुंच गया, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आते टाइम पे क्या होगा? फॉर डाउनवर्ड मोशन, ये मैंने किसके लिए इक्वेशन बनाई? फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। अपवर्ड मोशन के लिए ये कहानी बनी, फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, मुझे पता है अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये नीचे गिरेगा गिरेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो इक्वेशन तो मैं यही यूज़ करूँगा सेकंड वाली। इस बार मुझे फाइनल नहीं पता है, इनिशियल पता है, तो जो पता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये वाली इक्वेशन रख दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने कहा ठीक है। मैक्सिमम हाइट h अचीव कर रहा है, हमने कहा वो भी ठीक है। हाफ, हमने कहा ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या है? g, हमने कहा अच्छी बात है, ठीक। और यहाँ माइनस साइन लिख सकते हैं, और टी स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि हम हाइट निकालना चाह रहे हैं तो माइनस साइन लिखें नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस बताता है हमें, तो मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हमें तो सिर्फ डिस्टेंस बताना है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, आपने बोला ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जी लिखना मेरा क्या ठीक हो जाएगा कि सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है? नहीं, तो फिर क्या लग रहा है, या फिर क्या लिखूँ और कैसे लिखूँ? तो समझने वाली बात ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, क्योंकि वो कहीं पर भी, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, वो नीचे ही लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर कहानी किसकी चेंज हुई? अब पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, एयर रेजिस्टेंस उसको रोकना चाह रहा है, तो अब वो ऊपर लग रहा है, मतलब जो एयर रेजिस्टेंस है वो अब ऊपर लगेगा। सो जो ए नेट होगा वो होगा जी माइनस ए, तो इस बार यहाँ पर आ जाएगी कहानी जी माइनस ए की। पूरा फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा, और ये आपके पास आ गया टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट आपने निकाला, टाइम ऑफ डिसेंट आपने निकाला, कहानी में आपको दिखाई दे रहा है कि एसेंट में यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि प्लस हो रहे हैं, ये नेगेटिव है। अगर डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होता है तो ये वाला वैल्यू छोटा हो जाता है, ये वैल्यू छोटा होता है तो ये नंबर बड़ा हो जाता है। इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस होने की वजह से जो टाइम ऑफ एसेंट है, ये बड़ा वैल्यू मतलब ये छोटा हो गया, ये छोटा वैल्यू मतलब ये बड़ा हो गया। तो ऊपर जाने में कम टाइम लग रहा है, नीचे आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। कब? जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंस हो। समझ में आया ये केस? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी इन केसेस को सॉल्व करते हुए। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं,
फ्री फॉल की बात हो रही है। तो ये सारे केसेस जो आपके सामने अभी डिस्कस किए, ये कहानी आने वाली है। आई होप कि समझ में तो आ गए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। करें कुछ क्वेश्चन करें अब। चलिए रब कर दूँ उसको। फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहला? फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड। मतलब एक बॉडी को h हाइट से गिराया गया, बॉडी इज ड्रॉप्ड, गिराया गया। मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी 0। ठीक है। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि भैया हमें 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में जो डिस्टेंसेस हैं उनके रेशो निकाल के बताना है। मतलब पार्टिकल 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चलेगा, फिर 2 सेकंड में जितना चलेगा, फिर 3 सेकंड में चलेगा, उन सभी डिस्टेंसेस का रेशो क्या है। मतलब आपको निकालना है h1 रेशो h2 रेशो h3। 1 2 3 क्या है? सेकेंड्स हैं और सो ऑन। ठीक है, डैश डैश डैश। अच्छा, हमें पता है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसके साथ। हमने कहा ठीक है। चलिए तो h1 क्या हो जाएगा? हाफ जी टी1 स्क्वायर, फिर हाफ जी टी2 स्क्वायर, हाफ जी टी3। क्लियर है कहानी? और सो ऑन, इस तरह से और आगे केस बढ़ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब रेशो निकालना है, मतलब जो कांस्टेंट है वो हट जाएंगे। फिर क्या बचा? पहले 1 सेकंड के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और सो 1:4:9। क्वेश्चन सिंपल था, खत्म हो गया पहला वाला। पहले तो यही पूछा था। क्या पूछा था? कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस मूव किया, 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस मूव किया, 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस मूव किया, उन सारे डिस्टेंसेस का रेशो ये रहा आपके सामने। अब इसी क्वेश्चन में उन्होंने आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस फॉलोइंग इन फर्स्ट सेकंड, समझना, सेकंड अभी बता रहा हूँ इसका मतलब, थर्ड सेकंड। मतलब पहले उन्होंने बोला कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस, फिर पूरे 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस, फिर पूरे 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस, उनका रेशो वो निकाल दिया। अब वो बोल रहे हैं कि पहले सेकंड पर जो डिस्टेंस निकला वो, फिर सिर्फ दूसरे सेकंड पर, जो 2 सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड पर जो डिस्टेंस निकला वो, तीसरे सेकंड पर जो डिस्टेंस निकला वो, उनका रेशो निकालें। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे HN इज इक्वल टू U प्लस G/2 और 2n-1। अब u चूँकि यहाँ पर 0 है तो हमने ये ले लिया। अच्छा, अगेन यहाँ कहानी वही होगी कि h1 सेकेंड, h2 सेकेंड, थर्ड सेकेंड है ना, थर्ड सेकेंड, सो ऑन। अब क्या कहानी बनी यहाँ पर? क्या क्या? तो G/2 1 रेशो G/2 2, G/3 3, और सो G/2 कैंसिल कर दिया। क्या आ गया आपके पास? 2 - 1 1, 4 - 1 3, फिर आ गया 5। ऑड नंबर्स के रेशो आ गए। तो पहले हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए डिस्टेंस का रेशो निकालेंगे पूरे सेकंड के लिए तो ये आएगा। और अगर सिर्फ फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस, उनका रेशो निकालेंगे तो ये कहानी। क्लियर है? तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, दिमाग में होना चाहिए। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं हम। पहले इसको रब कर देता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में ये हमसे बोल रहे हैं कि भैया एक रॉकेट है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है किसी स्पीड के साथ। अ रॉकेट इज इन
वर्टिकली अप फ्रॉम अ ग्राउंड विद द रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन दिया है, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इतने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। अच्छा, रिजल्टेंट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, कुछ एक्सेलरेशन होगा ऊपर जाने का, पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी तो लग रहा है अर्थ की ग्रेविटी से, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो इस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के बाद फ्यूल फिनिश हो जाता है। तो जो फ्यूल है फिनिश्ड होता है आफ्टर 1 मिनट, या इसको मैं 60 सेकेंड लिख दूँ क्योंकि मीटर पर सेकेंड में यूनिट है तो यूनिट सेम कर लिया, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप। अच्छा, एक रॉकेट जा रहा है 1 मिनट के बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया, बट वेलोसिटी तो है उसके पास, अभी भी ऊपर जा रहा है, बट हो क्या रहा है वहाँ पर रिटार्डेशन लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म हुआ, अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन तो अब क्या होगा 10 होगा, बट अब डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब वो उसको ऊपर जाने के लिए अपोज करेगा, धीरे धीरे करके वो रुक जाएगा। 1 मिनट के बाद की कहानी है, 1 मिनट के बाद की कहानी है। फ्यूल फिनिश्ड हो गया तो, लेकिन अभी वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट बताना है कि रॉकेट कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। अब मैक्सिमम हाइट का आप कैसे बताओगे? जैसे उस रॉकेट ने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज इनिशियल वेलोसिटी 0, अब आपको बताना है कि 60 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और उसने कितना हाइट मूव किया। दो चीज़ें, पहले तो 60 सेकंड के बाद देख लेते हैं, फिर फ्यूल ख़त्म होने की बात की कहानी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, 60 सेकंड तक तो उसका एक्सेलरेशन जो रहा अपवर्ड रहा और कितना रहा 10 मीटर पर सेकेंड। गलत तो नहीं हूँ मैं? चलो, डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? u 0 है, फाइनल वेलोसिटी है नहीं, डिस्टेंस है, तो हम क्या लगा दें सेकंड इक्वेशन, तो h1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर तो टाइम तो है नहीं, तो ये ना लगाते हुए हम थर्ड लगा देते हैं, कोई बात नहीं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h1 लिख लेता हूँ। तो अब क्या कहानी बन रही है कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ तो इस वाली इक्वेशन में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? फाइनल की। किसकी रिक्वायरमेंट लग रही है? फाइनल की। तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट लग रही है तो कहानी में मुझे कहीं ना कहीं स्पीड निकालना पड़ेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं, टाइम यार मुझे दिया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, टाइम की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। अरे सर आपने तो देखा ही नहीं, ठीक है नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं। सेकंड इक्वेशन अगेन लगाते हैं, हम लगा सकते हैं, टाइम तो देखा ही नहीं मैंने। G10 अपवर्ड डायरेक्शन में टाइम दिया है 60 सेकंड, तुम लोगों ने देख लिया होगा सर, देख तो रहा है, देखो 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 वहाँ देखो है टाइम, रख दिया। H1 कितना आ गया? H1 आ गया 3600, 1 2 3 5 6 30, 5 3 15, 18,000 मतलब 18 किलोमीटर। ये मीटर में आएगा तो ये किलोमीटर में आ गया। रॉकेट कितनी हाइट तक गया? 18 किलोमीटर तक। अच्छा, एक और चीज़, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लें, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से। फाइनल वेलोसिटी u 0 है, g ऊपर है तो प्लस ही लगेगा 10, और टाइम है 7, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 600 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या? जहाँ पर रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट तक, यहाँ। बट अब हुआ ये कि रॉकेट तो अभी भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी था वो अब ऊपर वाले डिस्टेंस के लिए, मतलब h2 के लिए, h1 की बात नहीं कर रहा हूँ, h1 के लिए तो फाइनल ही रहेगा, लेकिन h2 के लिए इनिशियल बन गया। h2 के लिए क्या हो गया? इनिशियल। अब और कितनी हाइट अचीव करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 600। अच्छा, ऊपर जाकर फाइनली रुक जाएगा ये, वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और हाइट हमने वहाँ की मान ली h2। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कितने टाइम में रुक रहा है, h2 वाले डिस्टेंस पर जाकर कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट और रुक जा रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो पहले, अब तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, जैसे फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, 2gh है। अब कहानी ये है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 हो गई, आपने बोला ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 600 है, ये भी बड़ी अच्छी बात है ना, 600 ये ना 600। चलो
टू, अच्छा ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, पूछो क्यों? क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा इस हाइट के लिए वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा, मतलब डाउनवर्ड लग रहा होगा। हमने कहा ठीक है चलो, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है मतलब -10, और कितनी हाइट तक जा रहा है? h2 हाइट तक जा रहा है। अब ये हो गया 20, कैसा 20? प्लस का 20, प्लस का 20 हो गया। मैंने दो साइन क्यों लगा दिए माइनस के? अरे सर ऑलरेडी यहाँ लगा दिया था मैंने वो माइनस से, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 20h2 इज इक्वल्स टू 360000, इसका नंबर हो गया ये। चलो इसको डिवाइड भी कर देते हैं हम, 1 0 से 1 0 गया, ये वापस से 18,000 आ गया, क्या बात है। तो 18 किलोमीटर, मतलब फाइनली वो टोटल हाइट, पहला क्वेश्चन ही उन्होंने हमसे ये पूछा था व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो h1 हाइट तो जो उसके पास फ्यूल था तब तक गया 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर बिना फ्यूल के चला गया, जितनी उसकी स्पीड थी उसी की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, है ना। अब 18 36, तो मैक्सिमम हाइट आपके पास आ गई h max इज इक्वल टू 36 किलो। अब दूसरी कहानी इसमें ये बोल रहे हैं कि आफ्टर द फ्यूल इज फिनिश्ड कैलकुलेट द टाइम फॉर विच इट कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड मोशन। जब फ्यूल ख़त्म हो गया उसके बाद कितनी देर तक इसने अपने मोशन को कंटिन्यू किया, वो टाइम हमें निकालना है। हमने कहा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकालने के लिए हम v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा देते हैं, ठीक है। फाइनल 0 हो गया, इनिशियल 600 था दूसरे वाले के लिए, माइनस ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है, g अब नीचे लग रहा है, सो 10 और टाइम, तो टाइम हमें दिख रहा है 60 सेकेंड, मतलब टाइम भी उतना ही आया, डिस्टेंस भी उतना ही आया, कोई नई बात नहीं। टाइम 1 मिनट ही लगा उसे ऊपर तक जाने में, जहाँ तक वो रुक नहीं जाता। कहाँ से? जहाँ से फ्यूल खत्म हुआ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग था, थोड़ा अच्छे से करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और सॉल्व करते हैं। So, क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं और करते हैं सॉल्व। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, चलो एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हम लेंगे। इंक्लाइन प्लेन का थोड़ा सा आज कंसेप्ट भी समझेंगे, हालांकि इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट हम फोर्स वाले चैप्टर में वापस से देखेंगे। थोड़ा सा आज आया है तो हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कहानी ये है कि अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप। एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होता कहानी बदल जाती है। क्या कहानी है? फ्रिक्शन वाले चैप्टर में समझते रहेंगे। ये ब्लॉक है, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, जा रहा है। अच्छा, ये मैंने S लिखा हुआ है, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस है, पूरी लेंथ है, पाथ है, तो S का दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ये हाइट इसकी h दी हुई है, ये एंगल यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम में है मेरे पास। चलिए कहानी ये है कि ये ऐसे जा रहा है। अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन व्हेन रिलीज फ्रॉम द टॉप व्हाइल अनदर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द सेम पॉइंट। और ये ब्लॉक ऊपर वाले पॉइंट पर था और उसी टाइम पर एक और ब्लॉक यहाँ से फ्रीली फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। विच वन ऑफ देम विल स्ट्राइक द ग्राउंड अर्लियर और विथ ग्रेटर स्पीड। सो अर्लियर कौन जाएगा और ग्रेटर स्पीड से कौन जाएगा, ठीक है। कहानी ये है, डायग्राम आपके सामने। क्वेश्चन एक बार और मैं रीड कर देता हूँ। भैया टू ब्लॉक्स हैं, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। हमने ये बोला है कि जो इंक्लाइन मतलब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा और कौन सा ज़्यादा स्पीड के साथ आएगा, इस कंक्लूजन के ऊपर हमें पहुँचना है। हमने कहा ठीक है चलो, हमें ये S दिया है, H दिया है। अब अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली टर्म पढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर कुछ ऐसा मैं कर पाऊँ कि S की वैल्यू H की टर्म में निकाल लूँ तो मोशन की इक्वेशन में रखना इजी हो जाएगा। फिर हमने साइन थीटा ले लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन S का वैल्यू कितना आ गया, H अपॉन साइन। अच्छा एक कहानी और सुनो, जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ
कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, गलत तो नहीं है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। ये स्लाइड कर रहा है तो इसका भी तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक। कितना होगा निकालते हैं, देखो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मास कहाँ लगेगा, वेट कहाँ होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यही कहानी चलती थी। अब यहाँ एक कहानी और आती है बच्चों, जो कि हम समझेंगे फोर्स वाले चैप्टर में आगे, कि आपने 9th क्लास में सुना होगा एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो सरफेस के ऊपर ये है, तो सरफेस इस पर एक रिएक्शन नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। आपने बोला ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगा दिया। हालांकि ये नहीं भी बताऊँ तो चलेगा, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ देखो आप, ये 90 है, ये थीटा है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, गलत तो नहीं होगा? 90 माइनस थीटा, थोड़ा कचरा होने वाला है डायग्राम का, बस ठीक। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये और एक कंपोनेंट होगा ये, बिल्कुल अभी भी मैं गलत नहीं हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप खुद देखो कि 90 माइनस थीटा है ना, क्या है ये? 90 माइनस थीटा। किसी भी वेक्टर का जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है उसे हम कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बोलते हैं। तो हमने इसे लिखा जी कॉस 90 माइनस थीटा, और जो ये वाला होता है भैया वो क्या होता है? जी साइन 90 माइनस थीटा। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला हुआ करता था कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो हो गया ये जी साइन थीटा, गलत तो नहीं हुआ? और साइन 90 माइनस थीटा होता था कॉस थीटा, तो ये हो गया जी कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट के पास, मतलब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा? जी साइन थीटा। किसका? स्लाइड, मतलब स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट का। और इस डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जी होगा। समझना मेरी बात को। तो अब जी साइन थीटा, इसका एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। किसका एक्सेलरेशन मिल गया? स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट का। स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना मिल गया? जी साइन थीटा। नॉर्मल उसका एक्सेलरेशन कितना है? जी है, हमें पता है, उसके लिए लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलो, इतनी बात हमने कर ली। अब हम क्या देख रहे हैं? कौन पहले पहुंच रहा है और कौन कितनी स्पीड से पहुंच रहा है, मतलब टाइम निकालना चाह रहे हैं, है ना। टाइम निकालना चाह रहे हैं तो मैं कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगा दूं? इनिशियल वेलोसिटी दोनों की मैंने 0 ले रखी है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं यहाँ पर। तो ये कहानी आएगी आपके पास स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के लिए। 2s, s क्या है? डिस्टेंस, अपॉन 2s अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्लाइडिंग वाले का मैंने ये लिखा था। अच्छा, 2 एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। s डिस्टेंस कितना है? h अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो रही है कहानी? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये जी साइन थीटा है, h अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा दोनों तरफ आ रहा है, स्क्वायर हो गया, मतलब बाहर आ सकता है। साइन थीटा ले लिया, अंडर रूट क्या आ गया? ये 2 है, अंडर रूट में आ गया 2h अपॉन साइन थीटा, बाहर आ गया कुछ। ये टाइम आ गया स्लाइडिंग वाले, ये टाइम आ गया स्लाइडिंग वाले के लिए। चलिए, इस वाले के लिए टाइम क्या होगा वो देख लेते हैं। फ्री फॉल वाले के लिए, तो फ्री फॉल वाले के लिए टाइम होगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे, 2 इंटू डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इस h के बराबर है, अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, 2h अपॉन अंडर रूट जी। ऐसी कुछ वैल्यू तो यहाँ भी लिखी हुई दिख रही है, मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। सो ts इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया? tf। f किसके लिए लिख रहा हूँ? फ्री फॉल के लिए। s किसके लिए लिख रहा हूँ? स्लाइड के लिए। अच्छा, अब आप बोलोगे कि tf जो फ्री फॉल वाला टाइम है वो स्लाइडिंग वाले टाइम का साइन थीटा टाइम्स ज़्यादा है। मतलब सर फ्री फॉल में लेट पहुंचेगा, स्लाइडिंग में जल्दी पहुंचेगा। तो फिर किसी को भी हम डायरेक्ट, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट गिराने के अलावा तो हम स्लाइड करवा दे, जल्दी पहुंच जाएगी ना भैया। कब बोला ऐसा मैंने?
फ्री फॉल वाला टाइम साइन थीटा टाइम्स ज़्यादा है स्लाइडिंग वाले टाइम का, लेकिन साइन थीटा क्या है, स्मॉलर देन 90। एक्यूट एंगल है। साइन में मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री की, साइन 90 की 1 होती है। इंक्लाइन प्लेन को जब 90 कर दिया जाएगा तो वो भी एक वर्टिकल प्लेन बन जाएगा। समझ गए मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन को अगर वर्टिकल कर दिया 90 कर दिया जाएगा, ये थीटा बढ़ा के 90 कर दिया जाएगा, वो भी वर्टिकल बन जाएगा ना। साइन तो मैक्सिमम तो तभी होगा, नहीं तो साइन मिनिमम होगा। चलो यहाँ पर साइन मिनिमम है। साइन थीटा की 9 से छोटी वैल्यू मतलब 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू सपोज कर लो 1 से छोटी वैल्यू 0.5 मान लिया मैंने, 1/2 ले लिया साइन 30 के लिए, 1/2 0.5। अच्छा, अब मैं टी एस को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऐसे ही बोलेंगे ना हम, टाइम ऑफ फ्री फॉल जो होगा वो टाइम ऑफ स्लाइडिंग का आधा होगा, मतलब टाइम ऑफ फ्री फॉल कम लगेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। समझ में आई बात। तो कौन सा जल्दी पहुँचेगा, जो सीधा सीधा पटका जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आया, आड़ा तिरछा तो नहीं लगा, मजे आए क्वेश्चन में। चलो अच्छा, अब कौन सा किस स्पीड के साथ किसकी स्पीड ज़्यादा होगी ऐसा कुछ बताना है हमें, है ना, बताते हैं। चलो रब कर दूँ, ये तो टाइम की बात हमने कर ली, स्पीड की बात। स्पीड के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दें, थर्ड, v² = u² + 2gh। तो थर्ड में हो जाएगा v = √2g, मतलब स्लाइडिंग वाले ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ऐसा है और इसका डिस्टेंस है s। यही फॉर्मूला होता है 2gh, g एक्सेलरेशन, h हाइट। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा, s कितना है, h/sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ये वेलोसिटी आ गई किसकी, स्लाइडिंग के लिए, 2gh। और ये तो वही फॉर्मूला आ गया। मैं तो वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल वाला भी यही लिखने वाला था, मैं क्या सभी यही लिखेंगे। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट कितनी मूव कर रहा है h, तो यही फॉर्मूला आएगा। मतलब स्पीड दोनों की सेम रहेगी, स्पीड दोनों की सेम रहेगी। तो एक ऑब्जेक्ट को चाहे स्लाइड करवाया जाए चाहे सीधा के सीधा फेंका जाए, जब वो ग्राउंड पर पड़ेंगे तो स्पीड सेम रहेगी। समझ गए, हाँ या ना। अच्छा, ये मत कर लेना कि एक ऑब्जेक्ट को तो स्लाइड करवा रहे हो ऐसे, जिसकी ये हाइट कैपिटल H ले रखी है, ये S ले रखी है, और एक ऑब्जेक्ट को स्मॉल h से गिरा रहे हो। अब आपने बोला सर स्लाइडिंग वाला और ये h बराबर रहेगा ना, दोनों में h अलग अलग है, ये छोटा h है ये बड़ा h है, वहाँ बदल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस h की, अगर यहाँ से ही सीधा गिराया जाए और यहाँ से ही स्लाइड कराया जाए तो सेम स्पीड रहेगी। दो अलग अलग फिसल पट्टी से गिरा दोगे तो बात अलग हो जाएगी। आए मजे कि नहीं आए, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि समझ में आ रही है चीज़ें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का टॉपिक मज़ा आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया मस्त मज़े आएंगे क्वेश्चन को। सुनते हैं पहले क्या है क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉल को ग्राउंड से फेंका विथ एन इनिशियल स्पीड u स्पीड से फेंक दिया, ठीक है। द बॉल इज़ एट हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स। इस लाइन का मतलब समझना। द बॉल इज़ एट हाइट 80 मीटर, ये बॉल 80 मीटर हाइट पर पहुंचा, यहाँ पर ये हाइट मैंने मान लिया, और यहाँ पर ये 2 बार पहुंचा। दिमाग घूम गया, सर 2 बार कैसे पहुंचेगा, एक बॉल एक ही बार तो पहुंचेगा। अरे भैया ये हाइट मैक्सिमम हाइट थोड़ी नहीं है, ये फेंका यहाँ से बॉल 80 मीटर पर पहुँचा, वो मैक्सिमम हाइट कुछ और होगी, वो गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर लौट कर भी तो आएगा, तो दूसरी बार भी वो वहीं से निकला 80 मीटर। समझे, अब समझे। तो एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट 2 बार कब पहुंचेगा, जब वो पॉइंट उसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ना हो, उससे भी ऊंची कोई और हाइट हो। तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि 80 मीटर हाइट वाली पॉइंट पर ये बॉल 2 बार पहुंचा एट 2 टाइम्स। द टाइम इंटरवल
बीइंग 6 सेकेंड, और वो दोनों टाइम के बीच का जो इंटरवल था वो कितना था 6 सेकेंड, मतलब टाइम t1 और t2 के बीच का 6 सेकेंड। समझिएगा यहाँ पर कितने टाइम में पहुँच गया, सपोज t2 टाइम में पहुँच गया, फिर ये और ऊपर गया, फिर नीचे आया इसी पॉइंट पर, ये पूरा टाइम कितना लगा t2, सॉरी ये वाला टाइम t2, ये पूरा टाइम कितना लगा t1, तो t1 माइनस t2 इसके बीच का इंटरवल कितना है 6 सेकेंड, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन अब तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये बस यही कंसेप्ट था यहाँ पर समझना कि 2 टाइम्स एक ही जगह पर 2 बार कैसे पहुँचा। ठीक है, फाइंड u, टेक g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u फाइंड करना है, u फाइंड करना है, g इतना लेना है, और टाइम दिया नहीं है, इनका इंटरवल दिया है। सर अब क्या करें, अब हम क्या करें, टाइम इंटरवल है नहीं हमारे पास, हाँ उनके सॉरी टाइम के बीच का डिफरेंस ही है हमारे पास, इंडिविजुअल टाइम तो नहीं दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी निकालने का ये बोल रहे हैं, तो क्या करें। कुछ मत करो, तुम तो हाइट दी है ना तुम्हारे पास, और बोल रहे हैं कि टाइम इंटरवल कहाँ पर 80 पर ये 2 बार पहुँच रहा है, 80 पर 2 बार पहुँच रहा है, तो क्या मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं डिस्प्लेसमेंट वाली, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कहानी होती है। आप बोलोगे हाँ, चलो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर पहुंचा तो ये 80 में कैसा लूँगा, प्लस पॉजिटिव लूँगा, माइनस में मत ले लेना, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं फेंका है, 80 माइनस में लेते मैंने नीचे से ऑब्जेक्ट फेंका, 80 हम कैसा लेंगे, प्लस में लेंगे। चलो इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालना है, टाइम नहीं दिया गया मुझे, टाइम नहीं दिया गया। सर ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है, मतलब ये जो t मैंने मान रखा है ये वो टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर नीचे आएगा। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर नीचे आएगा या कुछ देर के लिए भूल जाएगा, कोई टाइम नहीं है। जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हमने कहा ठीक है, जी 10 ये 2 ये 5t स्क्वायर। ओहो ये तो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, सर कल ही कराई आपने पिछले वाले वीडियो में। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे भाई लोगों, t के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t की एक वैल्यू, t की दूसरी वैल्यू, है ना, इसको याद रखना, इसको याद रखना। t की एक वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है 10th क्लास, माइनस बी, बी कितना है u के बराबर, वो भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, गलत तो नहीं हो, फॉर्मूला याद है ना, माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वही लिखा माइनस बी, फॉर्मूले का माइनस, ये वाला माइनस 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 हो गया प्लस। फिर क्या आता था, अच्छा अभी इसको हटा दूँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac, 2ac, फिर से 2 5 10 c, 2ac। समझ में आ रही कहानी में क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही। देखो मैं यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास ये तो u दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या, सॉरी मैं गलत बोल रहा था आपसे, u स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो 4 5 20, 20 इंटू 80 1600, और यहाँ पर c माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस। 10th क्लास का फॉर्मूला बताना पड़ रहा है भैया तुम्हें, ये 10 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ 2a। अच्छा एक बार माइनस के लिए लेते थे, एक बार प्लस के लिए लेते थे, सो t1 मैंने मान लिया प्लस के लिए, t2 में मान लूँ माइनस के लिए, क्या कि u माइनस यू स्क्वायर प्लस 1600 अपॉन 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चल रहा है भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या आता था, प्लस माइनस का साइन, एक बार प्लस की वैल्यू लेते थे, एक बार माइनस की वैल्यू, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना, ये कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मतलब a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, t1 ये आ गया, t2 ये आ गया। ठीक है, अच्छा क्या t1 t2 का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, मतलब ये वो टाइम है जब, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए कहानी समझाई थी ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए कहानी क्या होती है कि 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में मूव किया, तो एक बार वहाँ पर गया एक टाइम वो होगा, एक बार लौट कर आया तो 2 टाइम तो होंगे ना उसके पास, तो ये वही दोनों टाइम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। चलिए सो डिफरेंस मतलब क्या करते हैं हम, माइनस t1 माइनस t2, इन दोनों को माइनस करते हैं, u से u उड़ जाएगा। ठीक है, आती है ना चीज़ें समझ में, माइनस किया तो u से u उड़ गया, फिर इसको मैं माइनस कर रहा हूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, फाइनली क्या आ जाएगा
2 अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 1600 अपॉन 10, ये 5 हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू क्या थी 6, 6 5 30, 6 5 30, रूट हटाएंगे तो 30 का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1600। कुछ गलत हुआ हो तो भैया बोल देना, है ना। माइनस प्लस थोड़ा सा देख कर चलना, कि माइनस प्लस में ये प्लस था, है ना, वही मैं बोलना चाह रहा था। ये माइनस होगा, ये माइनस, और माइनस प्लस का ध्यान रखो। ओह सर ने माइनस माइनस की गलती होगी, गलती इंसानों से ही होती है। चलो आओ, यू स्क्वायर माइनस 1600, ठीक। ये हो गया 900 प्लस 1600 यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2500 प्लस माइनस 50। क्या निकाल दिया भैया हमने, इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिया, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करके बता। आए मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल क्या है, ये सारी कहानी A to Z बता दी है। बस अब थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा, कहाँ डिस्प्लेसमेंट लगाना है, कहाँ डिस्टेंस लगाना है। कन्फ्यूज ही नहीं होना है, हर तरफ से इन 2 लेक्चर को देख लोगे तो कभी इसमें उलझोगे नहीं, है ना। आज का लेक्चर ख़त्म करने के पहले एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूँ, और उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड करते हैं। हाँ जी, देखो हमने मान के चलो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है या वेलोसिटी है u, है ना। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u, और इस स्पीड के साथ वो मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक ऑब्जेक्ट इनिशियल स्पीड u के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगा। अब कैसे लगा होगा, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, u स्पीड से जा रहे हो, आपने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, रिटार्डेशन, आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आपकी साइकिल रुक जाएगी। बट क्या मतलब ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर आपने ब्रेक लगाया वहीं रुक गया हो ना, ऐसा कभी नहीं होता। आप बोलते नहीं सर मेरी गाड़ी की ब्रेक बहुत है, मतलब कि गजब ढाती है मेरी गाड़ी, जहाँ ब्रेक लगा दो वहीं खड़ी हो जाती है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ब्रेक लगेगा बहुत थोड़ा डिस्टेंस, तो थोड़ा तो आगे जाएगी, है ना, ब्रेक लगता है। तो जब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, रुकेगी। ब्रेक लगेगा तो गाड़ी आगे कभी नहीं बढ़ती है, रुकती है, बट थोड़ा डिस्टेंस तो आगे जाएगी। मैंने माना कि इस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था, उस पर ऑपोजिंग फोर्स लगा और वो s डिस्टेंस पर जाकर रुक गया, जहाँ से ब्रेक लगा वहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा अगर यही गाड़ी nu स्पीड से जाए, मतलब n टाइम्स ऑफ प्रीवियस वेलोसिटी, प्रीवियस स्पीड से आगे जाए, और वही ऑपोजिंग फोर्स, सेम ऑपोजिंग फोर्स इस पर लगे, तो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, कितने डिस्टेंस पर जाकर रुकेगी। समझे मेरे क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला, कोई एक गाड़ी u स्पीड से जा रही है, उस पर ऑपोजिंग फोर्स लगा और वो s डिस्टेंस पर जाकर रुकती है। वही गाड़ी अगर nu स्पीड से जा रही है और उस पर वही ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, अब वो कितनी डिस्टेंस पर जाकर रुकेगी, है ना। देखो भैया u है यहाँ 0, इनिशियली गाड़ी 0 पर थी, फिर चलना स्टार्ट हुआ, नहीं मैं कुछ गड़बड़ हो गया, चलना तो स्टार्टिंग में रुक रही है, हाँ सर रुक रही है, 0 गाड़ी रुक गई। अच्छा रिटार्डेशन हुआ तो माइनस a ले लिया, ठीक है। u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अरे सर ये फॉर्मूला तो पता था हमें, पता था तो आंसर बताना चाहिए था भैया। देखो u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो सर गलत हूँ मैं, यही होगा, u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अब अगर ये वाली कहानी आपके सामने है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना या थोड़ा सा ध्यान लगाना कि पहले गाड़ी किस स्पीड से जा रही थी, कहाँ गई u, तो s डिस्टेंस पर रुक रही थी,
अब गाड़ी एन यू डिस्टेंस से जा रही, स्पीड से जा रही है, तो गाड़ी की नई स्पीड का डिस्टेंस क्या होगी, एन स्क्वायर और यू स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू। गलत तो नहीं हूँ, यू स्क्वायर तो पहले ही वाली वैल्यू थी, है ना। सो एन स्क्वायर और यू स्क्वायर की जगह एस लिख दूँ। सो जो एस डैश का वैल्यू आया वो एन स्क्वायर टाइम ऑफ प्रीवियस डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर जो एस डिस्टेंस पर गाड़ी रुक रही थी, अब एन स्क्वायर एस डिस्टेंस पर रुकेगी। ध्यान रखें, तो जितने टाइम्स स्पीड बढ़ती है उसका स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर, ये कहानी क्लियर हुई। चलो इसी तरह से हम स्टॉपिंग टाइम भी देख लेते हैं। यहाँ पर टाइम का भी रोल होता है कि भैया एक गाड़ी जा रही है किसी स्पीड से, रुकी, कितने टाइम में रुकी, हमने मान लिया टी टाइम में रुकी। वही गाड़ी एन यू स्पीड से जा रही है, ब्रेक लगाया सेम, अब वो कितने टाइम में जाकर रुकेगी। आप बोलोगे सर एन स्क्वायर टी टाइम में, ना, इसमें टाइम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पर आ गया टाइम इज इक्वल्स टू यू ए, टी इज प्रोपोर्शनल टू यू। अगर यू स्पीड से जा रही है तो टी टाइम में रुक रही है, गाड़ी की स्पीड एन यू हो जाएगी, तो यू पुराना वाला टाइम था, सो टी डैश इज एन, अपनी जगह पर लिखा हुआ है, यू क्या है टी, सो पुराने वाले टाइम का एन टाइम्स बढ़ जाएगा, सो एन टी। तो यहाँ पर टाइम में तो सिर्फ एन टाइम ही बढ़ता है, लेकिन डिस्टेंस में एन स्क्वायर टाइम डिस्टेंस बढ़ जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर है, ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की है अपने लेक्चर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों लेक्चर। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और मोशन की तीनों इक्वेशन कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे, है ना, अगले लेक्चर। चलिए तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।